नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर जारी है घमासान। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। कहा, लगता है कि राहुल भारत के लोगों के प्रवक्ता न होकर बांग्लादेशी घुसपैठियों के प्रवक्ता बनकर बात कर रहे। आधार पर कांग्रेस के दोहरे रुख पर भी बीजेपी हमलावर। कर्नाटक में जारी है कुर्सी पर घमासान। दिल्ली में राहुल गांधी से बिना मिले लौटे सीएम सिद्धारमैया। सत्ता में बदलाव के सवाल पर डीके शिवकुमार खामोश। बीजेपी का निशाना। कहा, सिद्धारमैया का हुआ अपमान, कांग्रेस करती रही है कन्नड़ लोगों का तिरस्कार। महाराष्ट्र विधान परिषद में महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक बहुमत से पारित। शहरी नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाले संगठनों पर रोक लगाने का है उद्देश्य। विधेयक का महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने किया विरोध। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में यमुना पुनर्जीवन को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री ने यमुना के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी की क्षमता 2028 तक 1500 एमजीडी तक बढ़ाने का दिया निर्देश। यमुना में ई फ्लो बढ़ावा देने पर भी जोर। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। कहा, यह हमारी सफलता, भारत को नुकसान के दावों को बताया खोखला। विदेशी मीडिया को दी चुनौती। कहा, सबूत हैं तो दिखाओ। स्वदेशी हथियारों की सराहना। शुरू हुआ सावन का महीना। देश भर के मंदिरों और शिवालयों में बम बम भोले की गूंज। हरिद्वार से पवित्र जल लेकर निकले कांवड़िए। प्रशासन ने किए पूरे इंतजाम। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के राजनीतिक विवाद के बीच आज फिर से कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आने वाले बिहार चुनाव को लेकर सवाल खड़े किए हैं, तो बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है और कहा है कि कांग्रेस ने पहले आधार को वोटर कार्ड से लिंक करने का जमकर विरोध किया था, लेकिन अब कांग्रेस अपनी ही बात से हट गई है। इस बीच बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष पुनरीक्षण का काम तेजी से जारी है। बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिलहाल रोक लगाने के बाद भी इस मामले में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस और आरजेडी जहां इस मामले में चुनाव आयोग के साथ ही बीजेपी पर उंगली उठाते हुए पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं बीजेपी लगातार विपक्ष पर निशाना साध रही है। बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद भी विपक्ष के नेता संवैधानिक संस्था पर सवाल करते हैं और जो वोटर नहीं है उनके सहारे सत्ता चाहते हैं। बीजेपी ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को आत्मचिंतन करने की सलाह दी है। जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। 28 तारीख को इसका फिर सुनवाई होना है, मजबूती के साथ और तथ्यों के साथ। उस दिन अपना पक्ष रखेगी इंडिया गठबंधन के अधिवक्ता। लेकिन ये तो जो सवाल खड़े हो रहे थे चुनाव आयोग की मंशा पर, ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी बहस के दौरान इस बात पर चर्चा हुई और सवाल खड़े हुए। जो अपनी राजनीति ऐसे वोटर्स के द्वारा आगे बढ़ाना चाहती हैं जिनके पास संवैधानिक अधिकार वोट डालने का नहीं है, जो नहीं चाहती कि वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता आए, उनके लिए ये करारा जवाब है। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के इसको रोकने का जो प्रोग्राम था उसको सिरे से खारिज कर दिया। विपक्ष के लिए झटका इसलिए है कि उनके द्वारा दिए गए आर्गुमेंट जो थे मतदाता सूची में संशोधन के, उसको निरस्त न करने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। गौरतलब है कि गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली तमाम याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फिलहाल इस प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
कोर्ट ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया कि उसकी राय में ये न्याय संगत होगा कि आयोग मतदाता पहचान पत्र, आधार और राशन कार्ड को भी स्वीकार करे। अंतिम निर्णय आयोग को लेना है, ये केवल कोर्ट की सलाह है। कोर्ट की इस सलाह के बाद कांग्रेस इसे स्वीकार करने की मांग कर रही है। हालांकि बीजेपी इस मामले में कांग्रेस के पुराने बयानों को याद दिलाते हुए उसे आईना दिखा रही है। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, 2021 में मोदी सरकार ने वोटर आईडी को आधार से स्वैच्छिक रूप से जोड़ने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और कहा आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये केवल आवास प्रमाण है। अगर आप आधार को वोटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप गैर नागरिकों को वोटिंग का आधार दे रहे हैं। अब 2025 में वही कांग्रेस चुनाव आयोग को बिहार में आधार को नागरिकता के सबूत के तौर पर स्वीकार करना चाहिए। बेशर्मी का नया नाम कांग्रेस। कांग्रेस के दो नेताओं का इस बारे में बयान सोशल मीडिया पर जहां वायरल हो रहा है, तो वहीं बीजेपी उसके दोहरे चरित्र पर हमला कर रही है। We are forgetting that Aadhaar was only meant to be a proof of residence. It is not a proof of citizenship. In our country, only citizens are allowed to vote, sir. So if you are in a position where you are asking Aadhaar for voters, all you are getting is a document that reflects residence. It does not reflect any proof of citizenship. And therefore, you are potentially giving the vote to non-citizens. So this is an additional objection in addition to the 4 important objections already raised by others. Mr. Chairperson, sir, the Aadhaar Act does not allow for the linking of the Aadhaar number to the electoral roll. The Aadhaar Act is very explicit. It is an act which is for the targeted delivery of financial and other subsidies, benefits and services. Voting is a legal right. चुनाव में वोट देना एक लीगल अधिकार है। कांग्रेस इक्वल्स यू टर्न, कांग्रेस इक्वल डबल स्टैंडर्ड्स, इसका प्रमाण तब मिलता है जब कांग्रेस पार्टी जो 2021-22 में विरोध कर रही थी कि आधार कार्ड को वोटर आईडी से वॉलंटरली लिंक ना किया जाए, क्योंकि आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं है, केवल आइडेंटिटी का प्रमाण है। ये कांग्रेस के नेताओं ने पार्लियामेंट में कहा। आज वही कांग्रेस पार्टी 2025 में आधार को आधार बनाना चाहती है वोटर बनने का। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच चुनाव आयोग ने साफ किया है कि आधार कार्ड कभी भी नागरिकता का आधार नहीं हो सकता, ये केवल एक पहचान पत्र है। शैलेंद्र मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के भीतर की कलह किसी से नहीं छुपी है। सरकार बनने के समय से सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच जारी रस्साकसी जारी है। कर्नाटक में सीएम बदलने की सुगबुगाहट एक बार फिर से तेज हो गई है। इस बीच कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया दिल्ली में डेरा डाले रहे, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें मिलने का मौका नहीं दिया, जिसके बाद बीजेपी ने गांधी परिवार पर कर्नाटक के लोगों का अपमान करने का आरोप लगाया है। कुर्सी पर रार, कर्नाटक कांग्रेस में दरार, राहुल से नहीं मिल सके सिद्धारमैया, अब आला कमान क्या करेगा फैसला। कर्नाटक में सत्ताधारी कांग्रेस के भीतर घमासान जोरों पर है। हालात यह है कि मामला अब आला कमान के सामने पहुंच चुका है। हालांकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सफाई देते हुए कहा है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलों पर कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि राहुल गांधी ने तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को मिलने तक का समय नहीं दिया। मजबूरन उन्हें बिना मिले ही कर्नाटक वापस लौटना पड़ा। तो वहीं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पूरे विवाद पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना कर रहे हैं। No, he has not given any appointment to me. I sought an appointment to meet Rahul Gandhi ji today. So far, no information. I don't want to comment on that. It is his own. He has every right to make his statement, whatever he desires. I, being a party president, I have been given the responsibility to build the party here. कांग्रेस में कला और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को राहुल गांधी द्वारा मिलने का समय नहीं दिए जाने पर भाजपा नेता अमित मालवीय ने कांग्रेस पर, खासकर गांधी परिवार पर कन्नड़ लोगों के साथ तिरस्कार पूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाया है। एक्स पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बयान साझा करते हुए अमित मालवीय ने लिखा कि सिद्धारमैया का दिल्ली में अपमान हुआ है।
सिद्धारमैया दिल्ली तक आए, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया और अब बिना किसी मुलाकात के ही सिद्धारमैया लौट आए हैं। ये पहली बार नहीं है जब किसी गांधी ने कर्नाटक के किसी वरिष्ठ नेता का अपमान किया हो। इतिहास याद करता है कि कैसे राजीव गांधी ने बीमार वीरेंद्र पाटिल को बेवजह बर्खास्त कर दिया था, जिससे राज्य में कांग्रेस का पतन हुआ था। अब कमजोर सिद्धारमैया को उसी व्यक्ति के पीछे छिपना पड़ रहा है जो उनके खिलाफ साजिश रच रहा है, DK शिव कुमार, जो उनकी कुर्सी संभालने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस और खासकर गांधी परिवार हमेशा से कन्नड़ लोगों के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता रहा है। ये तो बस ताजा उदाहरण है। तो वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के लोगों को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार द्वारा धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों ही अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूरा करने में व्यस्त हैं। सिद्धारमैया जी and DK Shiv Kumar ensuring that the CM is ousted and he becomes the next Chief Minister of Karnataka. ये कहना गलत नहीं होगा। कर्नाटका की जनता ऐसी निठल्ली निकम्मी सरकार से त्रस्त है। सिद्धारमैया और DK शिव कुमार मस्त है। कर्नाटक कांग्रेस के भीतर शह और मात का खेल चल रहा है। जहां सिद्धारमैया पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो वहीं DK शिव कुमार आला कमान पर फैसला लेने का दबाव बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। अगली खबर बिहार से है। बिहार में सामाजिक सुरक्षा के दायरे को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 करोड़ 11 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाले पेंशन की राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया है। बिहार में पहली बार लाभार्थियों को मिली बढ़ी हुई 1100 रुपये की पेंशन। दिव्यांग, बुजुर्ग और विधवा पेंशन राशि 400 रुपये से बढ़कर 1100 रुपये हुई। बिहार के 1 करोड़ 11 लाख लोगों के खाते में आए 1227 करोड़ रुपये। हर महीने 10 तारीख को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि भेजने का निर्देश। बिहार की विधवा महिलाओं, वृद्ध और दिव्यांगों सहित सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के पात्र लाभार्थियों को NDA की बिहार सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने हर महीने इसे 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये देने का ऐलान किया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों के खाते में बढ़ी हुई पेंशन ट्रांसफर कर दी है। लाभार्थियों के खाते में 1227.27 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। एक ऐतिहासिक कदम है। 1 करोड़ 11 लाख से ऊपर लोगों को पेंशन 400 से 1100 मिला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये बिहार के लोगों के लिए एक बड़ा निर्णय और बड़ा परिवर्तन का शुरुआत है। हर 10 तारीख को अब पेंशन की व्यवस्था बनेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बताया कि अब से हर महीने की 10 तारीख को पेंशन की राशि सभी पात्र लाभार्थियों के खातों में चली जाएगी। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले की सरकारों ने आम लोगों के लिए कुछ नहीं किया और महिलाओं की उपेक्षा की गई। NDA की सरकार बनने के बाद सरकार ने हर तबके के लिए काम किया, महिलाओं का उत्थान किया है। बड़ा योजना है और जिस तरह पेंशनधारी इंतजार कर रहे थे कि 400 से बढ़े ये राशि, हम लोग भी इस विभाग के मंत्री होने के नाते इंतजार भी कर रहे थे और प्रयास भी कर रहे थे। हम लोग का प्रयास सफल हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 400 से सीधा पेंशन 1100 करने का काम किया है और अभी वर्तमान में 1 करोड़ 10 लाख के लगभग पेंशनधारी है। राज्य सरकार ने जो राशि दी है वो 6 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभुकों को मिलेगी। बढ़ी हुई पेंशन राशि से बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा। वृद्धा के लिए 1100 रुपये करिए दिया है, 1100 रुपये मिले शुरू भी हो गया है। हम तो बढ़िया बात किया है, सरकार तो बढ़िया काम कर रहा है हम सबको लिए। पैसा मिला है, बहुत खुशी की बात है। हम लोग मोदी के धन्यवाद करते हैं, मुख्यमंत्री के अपने तरफ से प्रणाम करते हैं उनको। पहले मिलता था 400, अब 1100 बिहार सरकार दे दिया। 400 रुपया से अब 1100 रुपया सब विकलांग का सबके 11 सबके पैसा अकाउंट में चला है।
बता दें कि जून 2025 में बिहार कैबिनेट ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये करने का फैसला लिया था। यह पहली बार है जब पेंशन में इतनी बड़ी वृद्धि हुई है। सीएम नीतीश कुमार के इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को होगा, क्योंकि राज्य में चलाई जा रही पेंशन योजनाओं में 54% महिलाएं हैं। इसके अलावा वृद्ध और दिव्यांगजनों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही समझा जा रहा है कि 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण अभियान 2025 जारी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक अब तक 7 करोड़ 90 लाख मतदाताओं में से 74.39% मतदाताओं ने अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा कर दिए हैं। 24 जून 2025 को SIR निर्देश जारी होने के बाद बीते 17 दिनों में 5.87 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्र एकत्रित किए गए हैं, जो कि कुल फॉर्म का 74.39% है। SIR के दूसरे चरण में BLO घर घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म भरने में सहायता कर रहे हैं। गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण और अपलोडिंग कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा है। SIR दिशा निर्देशों के अनुरूप अब तक 3 करोड़ 73 लाख प्रपत्र BLO ऐप के माध्यम से अपलोड किए जा चुके हैं। गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। महाराष्ट्र विधान परिषद में महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक शुक्रवार को बहुमत से पारित हो गया। हालांकि इस विधेयक का महाविकास अघाड़ी के विधायकों ने जमकर विरोध किया और सदन से वॉकआउट कर सभापति को असहमति पत्र सौंपा। इससे पहले ये विधेयक गुरुवार को विधानसभा में पारित किया गया था। विधान परिषद में इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने कहा कि ये विधेयक देश के संविधान को चुनौती देने वाले कट्टर वामपंथी विचारधारा वाली और शहरी नक्सलवाद को बढ़ावा देने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से लाया गया है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि देश के 4 राज्यों में पहले ही ऐसे कानून लागू किए जा चुके हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कोई कानून न होने का लाभ उठाकर ऐसे संगठनों ने राज्य में अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। वर्तमान में राज्य में ऐसे कुल 64 संगठन सक्रिय हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को नई दिल्ली में यमुना पुनर्जीवन को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने यमुना के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP की क्षमता 2028 तक 1500 MGT तक बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने यमुना में E-फ्लो को बढ़ावा देने पर बल दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि यमुना पुनर्जीवन के लिए यमुना नदी के सभी STPs के आउटफ्लो की थर्ड पार्टी गुणवत्ता जांच हो। ओखला के उपचारित जल को यमुना के डाउनस्ट्रीम में छोड़ा जाए, जिससे नदी के जल की गुणवत्ता बेहतर हो। साथ ही दिल्ली के हर एक घर की जलापूर्ति को ध्यान में रखकर एक विस्तृत सर्वे हो, जिससे पूरी दिल्ली में जलापूर्ति का व्यापक प्लान बन सके। अमित शाह ने कहा कि डेयरी गौशालाओं के उत्पादित अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए दिल्ली सरकार को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति जल प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए एक्शन मोड में कार्य करे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चेन्नई स्थित IIT मद्रास के 62वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सैनिकों की अदम्य साहस की सराहना की। उन्होंने कहा कि देश को ऑपरेशन सिंदूर पर नाज है। NSA ने कहा कि हमें गर्व है कि इस ऑपरेशन के दौरान स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया। अजीत डोभाल ने IIT मद्रास में अपने संबोधन के दौरान कहा, विदेशी मीडिया को झूठे प्रचार पर घेरते हुए उन्होंने कहा कि अगर किसी भी मीडिया के पास भारतीय नुकसान की कोई फोटो है तो सबूत पेश करे। Thereafter, a lot of things are said that this thing, foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery. These days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मेघालय की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। उन्होंने न्यू शिलोंग टाउनशिप के लॉरिटी परफॉर्मिंग सेंटर में पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना SASCI और प्रधानमंत्री की डिवाइन योजना के तहत मेघालय में 1421.16 करोड़ रुपए की 5 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी। उन्होंने 162 करोड़ रुपए की लागत से SASCI के तहत राज्य के दूर दराज के स्थानों में स्वीकृत 750 पुस्तकालयों में से पहले से निर्मित 75 डिजिटल पुस्तकालयों का भी उद्घाटन किया। उन्होंने PM मुद्रा, PM स्वनिधि, NPS वात्सल्य आदि के तहत लाभार्थियों को चेक भी वितरित किए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने IIM शिलोंग में IICA नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा पूर्वोत्तर क्षेत्र को अष्टलक्ष्मी कहते हैं और यहाँ अच्छे स्वभाव वाले लोग, प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक समृद्धि, रणनीतिक स्थान और ऊर्जावान युवा तक हर चीज़ प्रचुर मात्रा में है। इस कारण से ये क्षेत्र विकसित भारत 2047 विजन में बड़ा योगदान देगा। Look at Northeast as not just the Northeast as a region, but it stands for, I think, empower, act, strengthen, and transform. And that is why there's so much of attention given to the Northeast. As Ashtalakshmi, I think there's a lot of importance. 91 projects worth 1,239 crores have been completed, and 35 projects worth over 1,000 crores are ongoing just in Meghalaya. This is under the Northeast Special Infrastructure Development Scheme, which is since 2017-18 launched. PM Divine, which is a 100% centrally funded scheme announced in the Union Budget of 22-23. I still remember the day when we announced it. There was such a euphoria that lots of attention is going for the Northeast, and rightly so. भारत के डिजिटल भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में सरकार द्वारा निरंतर अहम कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मेती, भारतीय कंप्यूटर आपात प्रतिक्रिया दल, CERT इन और सीसा ने नई दिल्ली में क्वांटम साइबर तैयारी के लिए श्वेत पत्र जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S कृष्णन ने इसे एक रणनीतिक अनिवार्यता बताया। वहीं सीसा के CEO दर्शन शंतमूर्ति ने कहा कि सीसा और CERT इन की संयुक्त विशेषज्ञता भारत की डिजिटल प्रणाली को सुरक्षित करने के लिए एक समग्र रणनीति पेश कर रही है। ये श्वेत पत्र संगठनों को क्वांटम सुरक्षित बदलाव की तैयारी में मार्गदर्शन करेगा। Some of the work that has already started and is going on at various levels within the government and amongst various organizations towards getting ready for a quantum world. I think the National Quantum Mission was launched about 2 years ago, a little over 2 years ago, and there's a lot of work going on there. The significance of this event today is also that it represents a public-private partnership. In addition to CERT-In, we also have CISA who has joined us in bringing out this paper and spreading the awareness of the quantum threat and making sure that there is more preparedness for this threat is an important objective of what this paper does. Not only is it a public-private partnership, it is a public-private partnership between an Indian entity and what is happening here. Very much. I think one of the key things is what the industry is looking for is guidance on how we need to prepare against quantum security threats. And this white paper is a seminal paper in that direction, which will lay a path for Indian organizations to follow and prepare themselves for the quantum world. So one is on the quantum side. I think there's a lot of innovation that is happening thanks to the quantum mission. On the quantum security side, in the post-quantum cryptography and those kinds of aspects, I think there's a lot of work that is being done too. And companies like CISA, which is also pioneering in quantum security, we are doing our level to actually make sure that we are ready for the PQ, for the post-quantum world. We are looking to partner with global organizations, other countries, and then see how we can share our knowledge in the deep tech cybersecurity space. केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी ने राजधानी दिल्ली में PM E-ड्राइव योजना के तहत आधिकारिक रूप से ई-ट्रक्स लॉन्च किया।
उन्होंने कहा कि ई ट्रक योजना, जिसे पीएम ई ड्राइव योजना के रूप में भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक ट्रकों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य CO2 उत्सर्जन को कम करना और ई ट्रकों को माल ढुलाई के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बनाना है। Today I am very proud to launch electric trucks under the PM E-Drive. That incentive also we are announcing under the guidance of Honorable Prime Minister. Particularly, we are allotting 100 crores for Delhi to reduce the carbon. That is the Prime Minister top priority also. In this subject, in this category, e-truck vehicles, our sale from Steel Ministry. राष्ट्रपति भवन में फिल्म तन्वी द ग्रेट की विशेष स्क्रीनिंग रखी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फिल्म को देखने के बाद फिल्म के सभी कलाकारों की सराहना की। फिल्म को मशहूर अभिनेता अनुपम खेर ने निर्देशित किया है। दरअसल तन्वी द ग्रेट की कहानी ऑटिज्म से पीड़ित 21 वर्षीय महिला तन्वी रैना पर आधारित है, जो अपने दिवंगत पिता के भारतीय सेना में शामिल होने और सियाचिन ग्लेशियर में झंडे को सलामी देने के सपने को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। ये फिल्म 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राष्ट्रपति महोदया जी ने, मैडम प्रेसिडेंट ने हमारी फिल्म देखी कास्ट के साथ और क्रू के साथ, और मेरे लिए वो विजुअल हमें ज़िंदगी भर याद रहेगा कि वो फिल्म के अंत में खड़े होकर ताली मारी उन्होंने और इनसे कहा कि बहुत अच्छा काम किया। ऐसे सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। इस फिल्म को बहुत प्यार मिला है, विदेश में मिला है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में मिला है, सदर्न कमांड में मिला। कल आर्मी चीफ ने फिल्म देखी और आज महामहिम प्रेसिडेंट साहिबा ने फिल्म देखी, जो कि तीनों आर्म्ड फोर्सेस की चीफ कमांडर हैं। ये फिल्म आकांक्षाओं की है, आर्मी की है, आर्मी के शौर्य की तो है ही है, लेकिन आर्मी की उदारता की भी है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का 2 दिवसीय सम्मेलन गुजरात के केवड़िया में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार की उपस्थिति में हो रहा है। इस सम्मेलन में देश भर के 50 से अधिक विश्वविद्यालयों के कुलपति भाग ले रहे हैं। इस सम्मेलन का मुख्य विषय NEP 2020 के कार्यान्वयन की समीक्षा, मूल्यांकन और योजना के माध्यम से विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करना है। इस चिंतन शिविर में दिल्ली विश्वविद्यालय, हरियाणा विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, विश्व भारती, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, सिक्किम विश्वविद्यालय, त्रिपुरा विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत कई संस्थान भाग ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। भारत के सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन से काम करें और NEP 2020 जो है, जो हमारा मसौदा है, जिसको आगे लेकर हम सामने चल रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, और हमारे शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी की मार्गदर्शन में, तो इसको धरातल पे लाने का काम कैसे हो सकता है, इस पे ऊपर टॉक हो रहे हैं। नई दिल्ली में शुक्रवार को प्रसार भारती और हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के बीच दीर्घकालिक समझौता हुआ। इस समझौते का उद्देश्य देश में हैंडबॉल के खेल का प्रचार और प्रसार करना है। साथ ही हैंडबॉल के खेल को देश के ग्रामीण स्थानों तक पहुंचाना है। ये रिपोर्ट देखिए। देश में हर खेल को नया विस्तार मिले और हर खेल की अपनी एक अलग पहचान बने, इसके लिए प्रसार भारती हमेशा से प्रयासरत रहा है। इस कड़ी में शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रसार भारती और हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया के बीच दीर्घ अवधि समझौता हुआ, जिसके तहत हैंडबॉल खेल से जुड़ी प्रतियोगिताओं का DD स्पोर्ट्स के माध्यम से प्रसारण देश के कोने कोने तक होगा। इस मौके पर प्रसार भारती चेयरमैन नवनीत सहगल, प्रसार भारती CEO गौरव द्विवेदी भी मौजूद रहे।
जबकि वहीं हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया की ओर से महासचिव डॉक्टर तेजराज सिंह उपस्थित रहे। मैं विशेष तौर पर ये भी बताना चाहूँगा कि इससे पहले हॉकी इंडिया के साथ हमारा एक समझौता हो चुका है और हॉकी इंडिया के लगभग सभी राष्ट्रीय स्तर के खेल प्रतियोगिताओं को हम लोग लाइव टेलीकास्ट करते हैं। ये हमारे लिए बड़ा एक गर्व का भी पल है कि हैंडबॉल एसोसिएशन हमारे से जुड़ा है। आगे भी और जो हमारी खेल संघ हैं, खेल स्पोर्ट्स एसोसिएशंस हैं, उनसे भी हम इसी प्रकार की हमारी वार्ता चल रही है। ये एक अच्छी साझेदारी रहेगी हैंडबॉल एसोसिएशन के साथ में, जिसमें आपकी तैयारियों को, आपके खिलाड़ियों को एक एक्सपोजर हम उपलब्ध करा पाएंगे और साथ मिल करके हम देश भर के बच्चों को प्रेरित कर पाएंगे कि अलग अलग कई तरह के खेल उपलब्ध हैं, खेले भी, सीखे भी, आगे भी बढ़ें और साथ साथ में खेल भावना को अपने जीवन में किस तरीके से अंगीकृत करें ताकि उस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ ज़िंदगी की हर जंग को, केवल खेल के मैदान को नहीं बल्कि ज़िंदगी की हर जंग को भारत के बच्चे आने वाले वर्षों में जीतते रहें। इस समझौते के माध्यम से जहां एक ओर हैंडबॉल के खेल के प्रति आम लोगों में जागरूकता आएगी, वहीं ग्रामीण क्षेत्र के युवा इन खेलों को देखकर न केवल इस खेल की बारीकियों को समझेंगे बल्कि इस खेल में अपना भविष्य भी तराशेंगे। आने वाले टाइम में मतलब बहुत इसका फ़ायदा मिलेगा। जैसे हमारे मोदी जी का सपना है हर युवा तक गेम पहुँचे। इससे क्या है कि जैसे जो ग्रामीण हैंडबॉल ग्रामीण रूरल में इलाके में बहुत खेला जाता है और वहाँ पे लोग आज भी डीडी भारती, डीडी स्पोर्ट्स देखते हैं, नेशनल टीवी देखते हैं। तो वहाँ पे उन जब अपने बच्चे को वो नेशनल लेवल की टूर्नामेंट में टीवी में खेलता देखेंगे तो बच्चे की केयर करते हैं। मदर को बड़ी खुशी होती है कि मेरा बच्चा मैंने टीवी में देखा है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब प्रसार भारती ने किसी खेल को नई ऊर्जा देने में अपना अहम किरदार सामने रखा हो। इससे पहले हॉकी इंडिया के साथ भी एग्रीमेंट हुआ। जाहिर तौर पर खेल और खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन की कड़ी में इस तरह का समझौता एक टॉनिक का काम करता है और इसकी एक एक बूंद देश में खेल परिदृश्य को नई दिशा देती रहेगी। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। पश्चिम बंगाल के विद्यासागर विश्वविद्यालय में इतिहास के पेपर में स्वतंत्रता सेनानियों को आतंकी कहे जाने का विवाद गहराता जा रहा है। बंगाल में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए कहा कि विद्यासागर विश्वविद्यालय के प्रशासन ने एक बार फिर देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। 2025 के इतिहास ऑनर्स छठे सेमेस्टर के प्रश्न पत्र में मिदनापुर के क्रांतिकारियों को उग्रवादी और आतंकवादी करार दिया गया है। ये कोई पहली गलती नहीं है बल्कि 2023 में की गई वही शर्मनाक गलती दोहराई गई है। उस समय भी इतिहास विभाग के प्रमुख डॉक्टर निर्मल कुमार महतो की देखरेख में यही शब्द प्रयोग किया गया था। सुवेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि डॉक्टर महतो जो टीएमसी से जुड़ी शिक्षकों की संस्था पश्चिम बंगाल कॉलेज एवं विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघ के सदस्य हैं, पर पहले भी ऐसी ऐतिहासिक विकृति के आरोप लग चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा उन्हें 2023 की गलती के बाद संगठन में पदोन्नति देकर संयुक्त सचिव बना दिया गया। सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि आज भी मिदनापुर शहर में इन शहीदों की मूर्तियां स्थापित हैं और लोग उन्हें गर्व और श्रद्धा से याद करते हैं। वहीं दूसरी ओर इन लोगों के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के वीर सपूतों की छवि धूमिल करने का एक सुनियोजित राजनीतिक प्रयास है। उन्होंने कहा कि लोगों की मांग है कि डॉक्टर निर्मल कुमार महतो को तत्काल उनके पद से हटाया जाए। सुवेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि ये सिर्फ एक प्रश्न पत्र की बात नहीं, भारत की आत्मा पर आघात है। क्या आज़ादी के मतवालों को आतंकवादी बताकर हमारी पीढ़ियों को गुमराह किया जाएगा? देश को जवाब चाहिए। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में आयोजित 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर भारत के विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक सहयोग और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। ये मुलाकात दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना IAF ने 11 जुलाई 2025 को ओडिशा के समुद्र तट पर सुखोई 30 MKI प्लेटफॉर्म से स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी RF सीकर से लैस भारत में निर्मित बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल BVRAM अस्त्र का सफल परीक्षण किया। इस दौरान अलग अलग दूरी, लक्ष्य के पहलुओं और प्रक्षेपण प्लेटफॉर्म की स्थितियों पर उच्च गति वाले मानव रहित
हवाई लक्ष्यों पर 2 प्रक्षेपण किए गए। दोनों ही निशानों पर मिसाइलों ने उच्च सटीकता के साथ लक्ष्यों को भेद दिया। अस्त्र VBRAM की मारक क्षमता 100 किलोमीटर से अधिक है और ये अत्याधुनिक मार्गदर्शन व नेविगेशन प्रणाली से सुसज्जित है। DRDO की विभिन्न प्रयोगशालाओं के अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सहित 50 से अधिक सार्वजनिक और निजी उद्योगों ने इस हथियार प्रणाली के सफल निर्माण में योगदान दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने RF सीकर के डिजाइन और विकास में शामिल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, भारतीय वायुसेना और रक्षा उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी सीकर के साथ मिसाइल का सफल परीक्षण महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी में एक प्रमुख मील का पत्थर है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मिजोरम में बांग्लादेशी आतंकवादी समूह को प्रतिबंधित हथियारों की सप्लाई मामले में शुक्रवार को 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। मामला मूल रूप से 15 जनवरी 2025 का है, जब मिजोरम पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया था। 2 महीने बाद NIA ने मामले को अपने हाथ में लेकर जांच शुरू की। आरोपियों द्वारा बांग्लादेश के UPDF आतंकी संगठन को प्रतिबंधित हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति करने के लिए साजिश रची गई। मिजोरम के ममित जिले के सैंथा गांव से जब्त किए गए हथियारों में 6 AK-47 राइफलें, 13 मैगजीन सहित सैकड़ों राउंड गोला बारूद शामिल थे। मामले की जांच जारी है। AATS सेंट्रल जिले की टीम ने अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टर गिरोह उस्ताद मौज पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 ऑटो लिफ्टर और उनके रिसीवर को गिरफ्तार किया। इनके पास से कुल 10 चोरी की नई गाड़ियां बरामद की गई हैं, जिनमें 7 कारें और 3 मोटरसाइकिलें शामिल हैं। पुलिस ने तकनीकी और मैनुअल निगरानी से जाल बिछाकर इन्हें पकड़ा है। आरोपी गाड़ियों के इंजन और चेसिस नंबर मिटाकर उन्हें स्क्रैप कर देते थे या फिर बेच देते थे। मुख्य आरोपी आबिद पूर्व में 4 आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। इनकी गिरफ्तारी से कुल 6 ऑटो थेफ्ट के मामले सुलझे हैं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के AATS टीम ने आज एक ऑटो लिफ्टर गैंग को बस्ट किया है। उस्ताद मौज गैंग जो इंटरस्टेट ऑटो लिफ्टर्स है, इनको गिरफ्तार किया है और इनसे 10 गाड़ियां रिकवर किया है। 3 ऑटो लिफ्टर और एक रिसीवर को हमने गिरफ्तार किया है। इस साल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में 152 ऑटो लिफ्टर्स को अरेस्ट किया है और जिससे हमने 194 व्हीकल्स रिकवर किया है। इसमें मोटरसाइकिल 68, ऑटो रिक्शा 8 है, स्कूटी 101 है, 16 कार्स और 1 ट्रक। राजस्थान की सांस्कृतिक और वीर भूमि अब एक नई पहचान के साथ देश भर में स्थापित होने जा रही है। बीकानेर जिले के जयमलसर गांव में देश के पहले बालिका सैनिक स्कूल का शिलान्यास समारोह संपन्न हुआ। इस गौरवपूर्ण अवसर पर केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विद्यालय भवन की आधारशिला रखी। ये ऐतिहासिक संस्थान रामनारायण राठी चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से 108 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है, जिसे कोलकाता निवासी बीकानेर मूल के उद्योगपति पूनम चंद राठी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। इस बालिका सैनिक स्कूल में प्रथम चरण में 80 छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। ये संस्थान शिक्षा के साथ साथ नेतृत्व, अनुशासन और राष्ट्र सेवा की भावना विकसित करेगा। भवन की संपूर्ण संरचना आधुनिक सुविधाओं और प्रशिक्षण केंद्रों से युक्त होगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष एवं राज्य के मंत्री अमन अरोड़ा को बेबुनियाद और अपमानजनक आरोप लगाने के मामले में कानूनी नोटिस भेजा है। मनजिंदर सिंह सिरसा के वकील द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस में अमन अरोड़ा द्वारा की गई बदनाम करने वाली टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए 24 घंटे के अंदर सार्वजनिक माफी मांगने और अपने बयान वापस लेने की मांग की गई है। नोटिस में कहा गया है कि श्री सिरसा 3 बार दिल्ली विधानसभा के विधायक रह चुके हैं और इस समय दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सार्वजनिक जीवन में श्री सिरसा की छवि ईमानदार, सम्मानित और सेवा भावना से जुड़ी रही है।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर ताज़ा रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की आर्थिक वृद्धि पटरी पर बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही की तुलना में वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में खपत में तेजी दर्ज की गई है। वहीं सेवाओं और विनिर्माण दोनों के हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर में भी सुधार हुआ है। वैश्विक उठापटक के बावजूद घरेलू मुद्रास्फीति अनुकूल बनी हुई है। मुद्रास्फीति अनुकूल बनने से नरम मौद्रिक नीति के संकेत मिल रहे हैं, जिसके कारण विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मानसून की गतिविधि 9 जुलाई तक लंबी अवधि के औसत से 15% अधिक है, जिससे कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी टैरिफ नीतियों को लेकर बनी चिंताओं के बावजूद रुपया मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। वहीं राजकोषीय घाटा अनुपात अप्रैल 2025 के 4.6% से घटकर मई 2025 तक 4.5% हो गया है। भारतीय मशीन टूल शो 2025 का 10वां संस्करण 11 से 14 जुलाई तक यशोभूमि द्वारका में आयोजित किया जा रहा है। ये प्रतिष्ठित द्विवार्षिक व्यापार शो मशीन टूल्स, ऑटोमेशन और इंजीनियरिंग मशीनरी की दुनिया का प्रमुख मंच बन चुका है। IMTOS 2025 में भारत के साथ साथ विदेशों से भी उद्योग जगत के दिग्गज, MSME इकाइयां और स्टार्टअप्स शामिल हुए हैं। शो के दौरान ये कंपनियां अपनी नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन कर रही हैं, जो भारत के मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन सेक्टर को एक नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। इस 4 दिवसीय आयोजन में क्रेता विक्रेता बैठकें, सेमिनार और तकनीकी सम्मेलन भी आयोजित किए जा रहे हैं, जो सहभागियों को नेटवर्किंग, सहयोग और ज्ञान साझाकरण के सुनहरे अवसर प्रदान कर रहे हैं। देश में रेबीज से होने वाली मौतों में 75% की कमी आई है। केंद्र सरकार ने 2030 तक रेबीज से होने वाली मौत को 0 करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए एक स्वास्थ्य का दृष्टिकोण अपनाए जाने की ज़रूरत है। चेन्नई स्थित ICMR के इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी की स्टडी में ये बात सामने आई है कि हर साल रेबीज से 5000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। हर साल जानवरों के काटने के 90 लाख मामले सामने आते हैं। इनमें 2/3 कुत्तों के काटने के मामले सामने आते हैं। स्टडी में ये भी बात सामने आई है कि देश के 80% सरकारी अस्पतालों में ही रेबीज के टीके उपलब्ध हैं। सरकार ने देश के सभी अस्पतालों में रेबीज के टीके को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। स्टडी जो थी वो नेशन वाइड स्टडी की थी, हमने 15-16 स्टेट में स्टडी की थी। और जो भी हमको व्हाट वी फाउंड इन द स्टडी वाज अबाउट नंबर ऑफ एनिमल बाइट्स वेर अबाउट 9 मिलियन पर ईयर एंड बेस्ड ऑन द मैथमेटिकल मॉडल हमने एस्टिमेट किया कि अबाउट 5700 डेथ्स पर ईयर रेबीज़ की वजह से हमको मिलते हैं। वी ऑल्सो असेस्ड अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन इन डिफरेंट स्टेट एंड व्हाट वी फाउंड दैट about 80% of health facilities had rabies vaccine available. बट अभी टारगेट है कि 2030 तक 0 रेबीज़ करना है। उसके लिए 2-3 चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। एक तो सब हेल्थ फैसिलिटी में रेबीज़ वैक्सीन अवेलेबल करना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली रेबीज़ वैक्सीन के अलावा आइदर मोनोक्लोनल हो गए या एंटीबॉडीज़ रेबीज़ की अवेलेबल करना वो भी ज़रूरी है, क्योंकि पर्टिकुलरली क्लास 3 बाइट में प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ देना बहुत ज़रूरी है और उसकी अवेलेबिलिटी स्पेशली पेरिफेरल हेल्थ फैसिलिटी में बहुत कम थी। सेकंड चीज़ मैं बोलूँगा कि डॉग वैक्सीनेशन, क्योंकि जस्ट ट्रीटिंग ह्यूमन केसेस और वैक्सीनेटिंग देम विथ vaccinating animal bed cases is not going to stop rabies transmission. We also need to ensure that the dogs are vaccinated. So that is one important measure that we'll have to take. And the third thing that we'll have to take is we also need to improve the surveillance in animals. देश में इन दिनों कई राज्यों में मानसून से परेशानियां बढ़ गई हैं। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश से कई जगह भूस्खलन हो रहा है, तो रास्ते बंद होने से संपर्क भी टूट रहा है। मैदानी राज्यों में भारी बारिश से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, तो कई शहरों में सड़कों पर पानी भरने से यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में मानसून की सक्रियता अभी भी परेशानी बढ़ाती रहेगी।
देश में पहाड़ों से लेकर मैदान तक मानसून की झमाझम बारिश हो रही है। कई जगहों पर भारी बारिश के कारण जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई जगहों से सड़क संपर्क भी कट गया है। देश के कई राज्यों में बारिश का कहर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्से में अगले 2-3 दिनों के दौरान बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य भारत में अगले 4-5 दिनों के दौरान बहुत तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में भी अगले 7 दिनों के दौरान गरज के साथ बारिश जारी रहेगी। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। ओवरऑल इंडिया के काफ़ी दिनों से एक लो प्रेशर एरिया जो ईस्ट इंडिया में बना हुआ था, आज वो लेस मार्क हुआ है, जो इस समय एक सर्कुलेशन की फॉर्म पे है नॉर्थ छत्तीसगढ़ के ऊपर। उसके एसोसिएशन में आप पूरा क्लाउड्स देख सकते हैं। इसके प्रभाव से आने वाले 3 से 4 दिन मध्य प्रदेश और ईस्ट राजस्थान में वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रह सकती है। 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने का अनुमान है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो हिमाचल, उत्तराखंड के लिए आने वाले ऑलमोस्ट 6 से 7 दिन हैवी रेनफॉल रहने का अनुमान है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई नदियां उफान पर हैं और भूस्खलन के चलते सैकड़ों सड़कें बंद हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासकर बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ में हालात गंभीर बने रहने की आशंका है। राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्य के लिए 650 से ज्यादा जेसीबी मशीनें तैनात की हैं, जबकि केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ के तहत राज्य को 455 करोड़ रुपए की मदद दी है। वहीं राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिससे दिन भर मौसम खुशनुमा बना रहा। वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पूरा संगम क्षेत्र पानी में डूब गया है, जिससे स्थानीय लोगों, तीर्थ पुरोहित और नाविकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं पंजाब के भटिंडा के साई नगर इलाके में एक नहर टूटने से कई घरों में पानी घुस गया। प्रशासन ने प्रभावित लोगों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की है। राजस्थान के जोधपुर में भी मूसलाधार बारिश हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज से पवित्र सावन महीने की शुरुआत हो गई है। भगवान शिव की भक्ति और आस्था के लिहाज से ये महीना बहुत खास माना जाता है। सावन के सोमवार का विशेष महत्व होता है। आज से शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड से लेकर यूपी, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। देश भर के शिवालयों में आज से विशेष पूजा पाठ की शुरुआत भी हो गई है। देश के अलग अलग मंदिरों की ये तस्वीरें बता रही हैं कि सावन का महीना शुरू होने पर शिव भक्तों में किस कदर उत्साह है। शुक्रवार से सावन का महीना शुरू हो गया और अब 9 अगस्त यानी 1 महीने तक हर शिवालय में हर हर महादेव की गूंज कुछ और तेज सुनाई देगी। उज्जैन, दिल्ली, हरिद्वार, अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज समेत हर शिवालय में शिव भक्त शिव की आराधना में लीन हैं। देवभूमि हरिद्वार में बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों की गूंज है। शुक्रवार सुबह हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दूर दराज से पहुंचे शिवभक्त गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और गंगा जल भरकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। भोले बाबा की ससुराल कहे जाने वाले इस पावन धाम में भक्तों ने जलाभिषेक कर पुण्य अर्जित किया। इसी आस्था के चलते भक्त दूर दूर से यहां दर्शन के लिए पहुंचे। यहां से कांवड़ में जल लेकर श्रद्धालु अपने अपने इलाकों में जाकर जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा के लिए आए भक्तों का जोश देखते ही बनता है। सावन मास का प्रारंभ हो चुका है। आज पहला दिन था, तभी देखिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। वे उठ गए थे 4 बजे भगवान के दर्शन करने के लिए। जल चढ़ाया भगवान जी को, बेलपत्र चढ़ाई, आशीर्वाद लिया उनसे। हरिद्वार में प्रशासन की ओर से मंदिर में सुरक्षा और सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिस बल तैनात है। मेडिकल कैंप, जलपान केंद्र और विश्राम स्थलों की व्यवस्था से श्रद्धालुओं को राहत मिल रही है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दिन की शुरुआत मंगला आरती के साथ हुई, जिसके बाद मंदिर के द्वार आम दर्शन के लिए खोल दिए गए। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची।
उत्साह से भरे भक्त लंबी लेकिन व्यवस्थित कतारों में खड़े होकर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए उत्सुक थे। इस दौरान हर हर महादेव के जय घोष के साथ मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। वाराणसी प्रशासन ने शिव भक्तों के लिए काफी इंतजाम किए हैं। साफ सफाई व्यवस्था ये गलियों में भी और मंदिर प्रांगण के अंदर भी, उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी व्यवस्था, उसकी भी पर्याप्त इंतजाम कर लिया गया। इस अवसर पर गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर और प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थलों पर भी हजारों शिव भक्त मंदिरों में भगवान की पूजा अर्चना और जलाभिषेक करने के लिए कतारों में खड़े हुए। सावन के पहले दिन यूपी के मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार सुबह रुद्राभिषेक और हवन किया। रुद्राभिषेक का अनुष्ठान पूर्ण कर उन्होंने भगवान शिव से सभी के कल्याण और सुख समृद्धि की प्रार्थना की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के मंदिर में सावन के पहले दिन विशेष भस्म आरती की गई। जय महाकाल के नारों से उज्जैन नगरी गूंज उठी। मंदिर समिति और प्रशासन ने दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। भगवान शिव को समर्पित ये महीना श्रद्धा, आस्था और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जम्मू कश्मीर की वुलर झील में 3 दशक बाद कमल के फूल फिर से खिले हैं। वो गुलाबी कमल जो 1992 की भयावह बाढ़ में खो गया था, आज वो झील को सजाने और लोगों की जिंदगी में नई ऊर्जा भरने फिर लौटा है। ये सिर्फ पर्यावरण की बहाली नहीं बल्कि उस जज्बे की कहानी है जो इंसान और प्रकृति के बीच टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ रहा है। देखिए वुलर झील से ये खास रिपोर्ट, जहां पानी की सतह पर तैरते गुलाबी फूल सादगी में भी एक नई क्रांति की कहानी सुना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले की आइकॉनिक वुलर झील में एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। करीब 30 साल बाद झील की शांत जलधारा में गुलाबी कमल फिर से खिल उठे हैं। ये खूबसूरत नजारा प्रकृति प्रेमियों और स्थानीय लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण की तरह है। 1992 की विनाशकारी बाढ़ के बाद कमल के फूल इस झील से मानो जैसे गायब हो गए थे। गाद की भारी परतों ने न सिर्फ बीजों को ढक दिया था बल्कि झील की जैव विविधता को भी लगभग समाप्त कर दिया था। लेकिन अब वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि WUCMA की निरंतर कोशिशों से वुलर झील की खूबसूरती फिर से लौट आई है। 2020 से शुरू हुई सफाई अभियान में अब तक 79 लाख क्यूबिक मीटर से अधिक गाद हटाई जा चुकी है। वुलर में भी नदरू निकलता था, लेकिन बहुत सारा क्रिटिकल एरिया जो है कुछ सिल्टेशन की वजह से नदरू खत्म हो गया था। इसके सीड्स कहीं हो गए, खत्म हो गए थे और गवर्नमेंट ने जो है ड्रेजिंग कराई और ड्रेजिंग की वजह से कुछ 4-4.5 से 5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो रिवाइव किया गया। उसको एक वाटर बॉडी बनाएगी, एक शैलो वाटर बॉडी। उसकी वजह से है नदरू जो है अब फिर से आने लगा है। स्थानीय भाषा में नदरू कहे जाने वाला ये कमल कश्मीर की रसोई का खास हिस्सा है। चाहे नदरू यखनी हो या मछली के साथ बने खास डिश, इसकी जड़ें सांस्कृतिक स्वाद से जुड़ी हैं। कमल की वापसी न सिर्फ पर्यावरण के लिए शुभ संकेत हैं, बल्कि यहाँ की अर्थव्यवस्था और रोजगार के लिए भी राहत लेकर आई है। बेरोजगारी और खेतों की घटती जमीन के बीच कई परिवारों को अब नई उम्मीदें मिल रही हैं। वॉलूर से पूरी जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम देखेंगे कि वॉलर में सुबह मछलियाँ क्विंटल्स के हिसाब से निकलती है या बाकी जो वाटर चेस्टनट्स हैं, ये एक वाइटल रोल प्ले करता है पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, खासकर 2 डिस्ट्रिक्ट जो बांदीपोरा और सोपोर हैं। पिछले साल जब पहले कमल के फूल दिखे तो स्थानीय लोगों ने उन्हें नहीं तोड़ा ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे। इस साल लोगों और प्रशासन ने मिलकर झील में कमल के बीज डाले हैं जिससे ये पुनः उगते रहें। कमल की वापसी सिर्फ एक जैविक सफलता नहीं बल्कि ये एक संघर्ष, सहनशीलता और संस्कृति से जुड़े प्रेम का प्रतीक बन चुकी है। जब ड्रेजिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर आफ्टर 2 to 3 इयर्स ये फिर
उगना शुरू हो गया, रिवाइवल हो गया उनके। वालूर पे बहुत सारे गांव डिपेंड हैं, अराउंड अबाउट 30 विलेजेस इस पे डिपेंड है। यहाँ से न सिर्फ ये लोटस यहाँ से निकालते हैं, ये फिशिंग भी यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे जो वाटर चेस्टनट वो भी निकाल सकते हैं। उनका जो रोजगार है इसी वालूर पे ही डिपेंड है। वुलर झील की लहरों पर लहराते गुलाबी कमल हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति फिर से जीवंत हो सकती है यदि हम साथ मिलकर उसे पुनर्जीवित करने का संकल्प लें। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।